हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस सेशन में हम फर्स्ट से लेकर 10th ऑफ अगस्त 2022 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि इन वेरियस एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा द ऑनलाइन गुरु की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। चाहे आप RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है 7737653468। आज का पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके सामने आती है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रीवियस सेशन में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो 28 ऑफ जुलाई से लेकर 8 ऑफ अगस्त 2022 तक के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो फाइनली ये गेम्स ओवर हो चुके हैं और इंडिया इस मेडल टैली के अंदर 4th रैंक पर निकल कर आता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी रैंकिंग जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, तो वो सारी की सारी रैंकिंग बेस्ड होती है कि आपने कितने गोल्ड मेडल अचीव किए हैं। तो इंडिया ने यहाँ पे टोटल 22 गोल्ड मेडल अचीव किया और इसी के साथ बाकी कंट्रीज की रैंक में इंडिया 4th रैंक पर आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल इंडिया के जो टोटल मेडल हैं वो 61 हैं। इनमें सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज मेडल 23 हैं। जो टेनिस प्लेयर हैं शरद कमल, उन्होंने मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एथलीट के रूप में अपनी दावेदारी यहाँ पे दिखाई। इन्होंने टोटल 4 मेडल्स जीते हैं जिनमें से 3 गोल्ड मेडल हैं। तो याद रखें किस फील्ड में है, ये टेनिस से रिलेटेड है। शरद कमल इनका नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अपकमिंग एग्जाम्स में। रेसलर्स ने ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या किए, सबसे ज़्यादा मेडल्स यहाँ पे ऐड किए। रेसलिंग के फील्ड में 12 रेसलर्स जो थे उन सभी ने मेडल्स हासिल किए हैं। वेट लिफ्टिंग में 10 मेडल्स मिले हैं जिनमें 3 गोल्ड मेडल भी था। टेबल टेनिस में हमने 7 मेडल अचीव किए जिनमें से 4 गोल्ड मेडल थे। हमने 6 मेडल ट्रैक एंड फील्ड के अंदर भी अचीव किए हैं और जो वुमेन की 4 टीम थी इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की लॉन बॉल के इवेंट में, जहां पे पहली बार इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है। तो बहुत सारे नए अचीवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिले और ये सभी अचीवमेंट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है कि 7th ऑफ अगस्त के दिन हम लोग नेशनल हैंडलूम डे जो है वो इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे जो मेन मोटो है वो क्या है कि इंडिया के जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो रोल प्ले करती है उसे सराहा जाए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसके लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है और हैंडलूम इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। कब से हम लोग स्टार्ट करते हैं और 7th ऑफ अगस्त को ही क्यों चूज किया गया, तो देखिए 7th ऑफ अगस्त 1905 में हम लोगों ने एक मिशन देखा था, एक मूवमेंट देखा था और उसका नाम क्या था, स्वदेशी मूवमेंट। जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे ब्रिटेन के गुड्स का। तो इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन क्लोथ्स को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए ये जो मिशन था वो 7th ऑफ अगस्त 1905 को स्टार्ट किया गया था और उसी दिन की याद में हम लोग क्या करते हैं, नेशनल हैंडलूम डे 7th ऑफ अगस्त के दिन सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे था, फर्स्ट टाइम हमने कब ऑर्गेनाइज किया था, तो 2015 के अंदर ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे किया था, चेन्नई के अंदर हमने इसे स्टार्ट किया था। अगली न्यूज आती है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट लिया है कि हम काला अजहर नाम की जो डिजीज है उसे 2023 तक खत्म कर देंगे। अब ये जो डिजीज है, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार जी, इन्होंने ये कहा कि भाई अराउंड 366
ब्लॉक थे, इन ब्लॉक्स में से टोटल 625 ब्लॉक्स जो हैं वो काला अजहर को खत्म कर चुके हैं। मतलब 2021 में इतनी जगहों पे टोटल काला अजहर के डिजीज देखने को मिलते हैं, जिनमें से अब 2021 तक 625 ब्लॉक्स में से ये केसेस खत्म हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट का मानना है कि हम 2023 तक कंप्लीटली सभी ब्लॉक्स में से इस डिजीज को खत्म कर देंगे। अब आपके मन में बात आती है कि ये डिजीज क्या है और ये फैलता कैसे है। तो देखिए, ये जो डिजीज है एक पैरासाइट या परजीवी की वजह से फैलता है, जिसको नाम दिया जाता है लेशमानिया। ठीक है, और ये लेशमानिया जो है वो आपकी बॉडी में सैंड फ्लाइज की वजह से एंटर करता है। ठीक है, आपके बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन में प्रॉब्लम जनरेट कर देता है और इस वजह से कई बार ह्यूमंस की डेथ भी देखने को मिलती है। इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड वाइड बहुत आगे है, क्योंकि WHO ने टारगेट लिया है 2030 तक एलिमिनेट करने का, और इंडिया इससे 7 साल पहले ही इस डिजीज को एलिमिनेट करके एक अपना नया रिकॉर्ड स्टैब्लिश करेगा। नेक्स्ट न्यूज आती है कि चाइना और ताइवान के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ चुके हैं। चाइना ने क्या किया है, अपना लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो ताइवान के आसपास स्टार्ट कर दिया है, और उसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है यूएस हाउस के जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उनका ताइवान विजिट। अब यहाँ पे बात आती है कि इन्होंने ताइवान की विजिट की तो क्यों ये इम्पोर्टेंस रहा। तो ये कहा जा रहा है कि अराउंड 25 ईयर्स में यूएसए की तरफ से कोई हायर अथॉरिटी जो है वो ताइवान की विजिट पर आए हैं। सेकेंड थिंग, चाइना इसको ऐसे मानता है कि चाइना अपनी एक पॉलिसी रखता है जिसको ये लोग कहते हैं कि वन चाइना पॉलिसी। अब ये जो वन चाइना पॉलिसी है, इस पॉलिसी के थ्रू ये मानते हैं कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है, लेकिन ताइवान अपने आप को चाइना का हिस्सा नहीं मानता है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, और यूएसए भी उसे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने में हेल्प करता है। तो ऐसे में यूएसए का ताइवान पे विजिट चाइना के लिए अपने आप में बहुत मुश्किलों वाली बात हो जाएगी। तो इस वजह से चाइना क्या कर रहा है, ताइवान के आसपास में अपनी जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज आती है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की एक लिस्ट जारी की गई है फॉर द ईयर 2022। अब ये जो फॉर्च्यून की लिस्ट है 500 की, इस लिस्ट में ये लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड जो कंपनीज होती है उनको उनके रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे लिस्ट में रैंकिंग करती है कि कौन सी कंपनी है जो कितना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर पा रही है। उस अकॉर्डिंग टॉप 500 कंपनीज को लिस्ट किया जाता है। और आपके लिए गर्व की बात है कि 9 ऐसे इंडियन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज है जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इनमें से जो टॉप पोजीशन है वो किसकी है, LIC की है। 98th रैंक यहाँ पे LIC को दिया गया है। ठीक है, 98th रैंक है यहाँ पे। इनका रेवेन्यू बताया गया तो आपसे रेवेन्यू नहीं पूछा जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे आती है 104th प्लेस के अंदर। यूएसए का जो वॉलमार्ट इंक है वो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है। तो वर्ल्ड में अगर नंबर 1 पे सबसे हायर रेवेन्यू की बात करें तो वॉलमार्ट आ जाएगा, और ये लगातार 9th ईयर फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है। अदर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो IOCL, ONGC, SBI, BPCL जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में 106 साल पुराना एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि कहाँ पे है, लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है, उसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेशन की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। प्रोफेसर रमेश चंद्र सेन जो थे, इन्होंने 1914 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करवाए जा सकें, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए जा सके। तो उन्होंने एक एस्ट्रोनॉमर जे मिसल से गाइडेंस ली थी 1914 में। 1915 में इन्होंने टेलीस्कोप वगैरह परचेज किए थे, ये सारे इंग्लैंड से इन्होंने मंगवाए थे, और 1916 में ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 1946 में यहाँ पे एक प्लानिटोरियम भी स्टैब्लिश किया गया था। अब चूँकि इसकी जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं बच पाई थी, तो इसको प्रिजर्व करने में यूनेस्को जो है अपनी तरफ से हेल्प अवेलेबल करवाएगा। और चूँकि कोई
वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल होता है तो इसका साफ साफ सा मतलब है इंडियन गवर्नमेंट भी इसके अपलिफ्टमेंट पे फंक्शन करेगी। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक MOU साइन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, ताकि अफ्रीका से चीता को इंडिया लाया जा सके। अब चूंकि आप जानते हैं 1952 में ही चीता जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे, यानी कि खत्म हो चुके थे इंडिया में। रीजन क्या था? हंटिंग, उनका शिकार किया जाता था। तो अभी जो 19th मीटिंग हुई थी किसकी? NCTA की, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्या बनाएंगे, एक एक्शन प्लान बनाएंगे और इस एक्शन प्लान के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, चीता को इंडिया में वापस से रीलोकेट करेंगे। अब इसके लिए हमने बात की कि भैया 50 अफ्रीकन चीता को हम लोग लेकर आएंगे। कहाँ से लेकर आएंगे? तो नामीबिया से लेकर आएंगे। कब तक में? तो नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और ये सारा काम किया जाएगा। ओवर 10 to 12 चीता को हम लोग सबसे पहले कहाँ पे ला रहे हैं? कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सबसे पहले चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस काम में जो खर्च होने वाला है वो अराउंड 75 करोड़ रुपीस होगा, तो जिसमें से 50.22 करोड़ रुपीस कौन देगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यहाँ पे देने वाला है। नेक्स्ट न्यूज आती है वुमेन ऑफिसर्स जो थी इंडियन नेवी की, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया। ऑल वुमेन एक मारटाइम रिकनेसेंस एंड सर्विलेंस मिशन को इन्होंने पूरा किया नॉर्दर्न अरेबियन सी में, जहाँ पे कंप्लीट जो क्रू मेंबर्स थे वो सारी फीमेल्स थी। इन्होंने डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट का यूज किया और ऐसा करने वाले ये इंडियन नेवी के एयर स्क्वाड्रन के मेंबर्स थे। कहाँ से इन्होंने फ्लाइट स्टार्ट की? तो पोरबंदर गुजरात से इन्होंने ये फ्लाइट स्टार्ट की थी और नॉर्दर्न अरेबियन सी तक ये जाकर आए थे। जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है इसके कैप्टन किन्हें बनाया गया था? तो लेफ्टिनेंट कैडर आंचल शर्मा को इसका हेड बनाया गया था, और साथ में शिवांगी और अपूर्वा जैसी जो फाइटर पायलट्स हैं वो भी इनके साथ थी। टेक्निकल टीम के अंदर पूजा पांडा एंड पूजा शेखावत जो है वो सीनियर ऑफिसर्स के रूप में यहाँ पे काम कर रही थी। बात करें डॉर्नियर 228 की, तो ये एक एयरक्राफ्ट है जिसको कि मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इसकी जो डिजाइनिंग थी वो कहाँ से आई थी? जर्मनी से आई थी, और बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने क्या कर दिया था? इसका इंडिजनाइजेशन कर दिया था, ठीक है। तो इंडिया में डेवलप इसे किया गया है कानपुर के अंदर। हाल ही में इसरो ने स्मॉलेस्ट कमर्शियल रॉकेट जिसका नाम है SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को लॉन्च किया 7 अगस्त 2022 को। इसके साथ साथ आज़ादी सेट के नाम से एक सैटेलाइट भी इसमें लॉन्च किया गया था। इसका एक काम ये भी था कि स्पेस में ट्राई कलर को होस्ट करना, यानी कि भारतीय ध्वज को स्पेस के अंदर फहराना था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। इसमें टोटल 75 पेलोड्स थे, मतलब सैटेलाइट्स थे छोटे छोटे। ये पेलोड जो है वो 750 यंग गर्ल्स और स्टूडेंट्स ने बनाया था। इंडिया के रूरल गवर्नमेंट स्कूल से आती हैं ये सारी बच्चियां। तो इसका मेन मोटो क्या हो सकता है कि भाई जो स्टीम मूवमेंट था कि गर्ल्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में बढ़ावा दिया जाए, मोटिवेट किया जाए, उसमें ये हेल्प करेगा। तो नाम क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। किसे लेकर गया? आज़ादी सेट को लेकर गया। 75 पेलोड थे। ट्राई कलर को होस्ट किया। कहाँ से लॉन्च किया? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आती है कि भाई कुछ नए साइट्स हैं, टोटल 10 न्यू साइट्स हैं जिनको रामसर साइट की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। इनमें से तमिलनाडु से सबसे ज्यादा 6 साइट है, जबकि रिमेनिंग 4 जो है वो कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा से आते हैं। अब रामसर रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि वर्ल्ड वाइड वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की लिस्ट में आपका शामिल होना, और ये ईरान के रामसर में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके थ्रू वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए काम किया जाता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, वेटलैंड डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं?
नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अब इनको ऐड करने के बाद इंडिया में टोटल 64 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। यहाँ पे जो नए रामसर साइट्स ऐड किए गए हैं वो आप देख लीजिए। तो कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। नंदा लेक कहाँ पे है? गोवा के अंदर है। सतकोसिया गॉर्ज कहाँ है? उड़ीसा में है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे है, साउथ ईस्ट कोस्ट लाइन पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। वेम्बनूर वेटलैंड तमिलनाडु में है। वेल्लोदे तमिलनाडु में है। वेदंगथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। उदयमर्थपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। रंगानाथू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका में है, जबकि शिवपुर वेटलैंड कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। जनरली जब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो न्यू साइट्स को उनकी लिस्टिंग से ऐड करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर बनाए जाने की घोषणा की जा चुकी है। 600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी ये 2022-23 के सेशन से जनरेट करेगा और बनाने में अराउंड 3000 करोड़ रुपीस जो हैं वो एस्टिमेट किए जा रहे हैं। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट होने वाला है जहां पे थर्मल पावर स्टेशन भी है, हाइड्रल पावर प्लांट भी है और सोलर पावर प्लांट भी हो जाएगा। तो तीनों ही बड़े बड़े पावर प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। कहाँ बनाया जाएगा? नर्मदा रिवर जो कि ओमकारेश्वर डैम है उस जगह पे इसे बनाया जाएगा। ये तो बात हो रही है बनाया जाएगा, तो प्रेजेंट में कौन है? ठीक है, प्रेजेंट के अंदर जो सबसे बड़ा है वो क्या है? रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट है। ये एट प्रेजेंट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। कहाँ पे है? तो आपका आंसर क्या होगा? तेलंगाना के अंदर है। कितनी एनर्जी जनरेट करता है? तो 100 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करता है। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 जुलाई 2022 को स्टार्ट हुआ था। किसने बनाया? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी ने इसे बनाया था। नेक्स्ट न्यूज आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज कर रही है तिरंगा उत्सव को 2 अगस्त 2022 को। इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी आती है पिंगली वेंकैया की। पिंगली वेंकैया को आप सभी जानते हैं क्योंकि इन्होंने ही एक ऐसी डिजाइन को फॉर्म किया था जिस पे बेस्ड हमारा ट्राई कलर हमारा तिरंगा है। सबसे पहले इन्होंने ये जो फ्लैग है वो 1 अप्रैल को 1912 के अंदर कांग्रेस के विजयवाड़ा सेशन के अंदर, ठीक है, कांग्रेस के विजयवाड़ा सेशन के अंदर रखा था, जिसको बाद में महात्मा गांधी जी ने अप्रूव करवा दिया था। तो यही वो बेस था जिसके बेसिस पे प्रेजेंट तिरंगा बनाया गया है। तो किसके नाम पे इंपॉर्टेंट है ये? तो पिंगली वेंकैया के नाम पे। तो तिरंगा उत्सव किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? पिंगली वेंकैया के बर्थ एनिवर्सरी पे। कब आता है? तो 2 अगस्त के दिन। हाल ही में जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, इन्होंने कंफर्म किया कि यूएसए ने अयमान अल जवाहरी को एक ड्रोन अटैक के अंदर मार गिराया है। जवाहरी के बारे में कहा जाता था कि ये एक ओसामा बिन लादेन के बाद इन्हीं के टेरर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं जिन्होंने 9/11 के अटैक में ओसामा बिन लादेन को हेल्प किया था और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। तो ये जो इसको ड्रोन अटैक में मारा गया है, ये ड्रोन अटैक यूएसए की एक एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। कहाँ पे? तो अफगानिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स बनाई है ताकि भारत के अंदर मंकी पॉक्स की जो सिचुएशन है उसे ऑब्जर्व किया जा सके। इसके जो हेड हैं वो डॉक्टर VK पॉल हैं, जबकि जो मेंबर्स होंगे वो नीति आयोग के हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे? मंकी पॉक्स के सिचुएशंस को इंडिया में देखेंगे। चूंकि जब तक हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 पर्सन्स इंडिया में इससे अफेक्ट हो चुके हैं और उनमें से 1 की डेथ भी यहाँ पे हो चुकी है। तो बात आती है मंकी पॉक्स क्या है? तो मंकी पॉक्स के बारे में कहा जाता है इट इज अ जूनोटिक डिजीज। अब जूनोटिक डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो एनिमल से ह्यूमंस तक में भी ट्रांसफर होने की कैपेबिलिटी
रखती है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।